हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द सरदाना ट्यूटोरियल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, और आज का जो हमारा विषय होने वाला है, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, वो है इंट्रोडक्शन टू द एक्सरसाइज 2.1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। एंड व्हेन आई सेड इट इज इंपॉर्टेंट टू यू, तो ये आपको बात नोट करके रखनी है। ठीक है ना यार, आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट कब होता है, हमें एज अ स्टूडेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट कब होता है, जब वो क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा मार्क्स हो या फिर उसके ऊपर बहुत ज्यादा मार्क्स हो, है ना। बट टॉपिक इंपॉर्टेंट इसीलिए नहीं होता है कि उसके ऊपर मार्क्स हो। ठीक है, एक और वजह है, और वो वजह ये है कि बाकी के जो आने वाले चैप्टर्स है उनको समझने के लिए ये जो टॉपिक होता है उसको समझना अगर जरूरी है, तो इस वजह से भी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आने वाले जो बाकी के चैप्टर्स है, ठीक है, अपकमिंग जो चैप्टर्स हमारे हैं, उनके लिए जो है इस टॉपिक को समझना, इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके जो नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स है, नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, या फिर आप कैलकुलस बोलो, इंटीग्रेशंस बोलो। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स है वो फंक्शंस के ऊपर है, और फंक्शन जो है वो रिलेशन के ऊपर है। ठीक है, तो इसको टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा जो है हमारा प्रीवियस लेक्चर के जो हमारे पॉइंट्स है उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़ा था, या फिर हमारे प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था कि सेट्स क्या होते हैं। सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अगर आपने किसी कलेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइंड कर रखा हो, ठीक है, जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना होता हो, ठीक है, ऐसे कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। ठीक है, देन हमने देखा था कि सबसेट्स क्या होता है। ठीक है, देन हमने देखा था सबसेट्स क्या होता है। अगर मान लो कि हमारा सेट ए है, ठीक है, और हमारे पास सेट बी है, तो अगर सेट ए के सारे एलिमेंट अगर सेट बी में प्रेजेंट हो, सेट ए के सारे एलिमेंट अगर सेट बी में प्रेजेंट हो, तो हम सेट ए को क्या बोलते थे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, हम क्या बोलते थे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। देन हमने प्रॉपर सबसेट्स देखा, देन इनफाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट देखे हमने, देन पावर सेट देखा। ठीक है, देन हमने सेट ऑपरेशंस देखे, इंटरसेक्शन एंड यूनियन। ठीक है, तो इसी को आगे कंटिन्यू अगर हम करें, ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करते अगर हम जाए, तो देन आता है हमारा रिलेशन। ठीक है, देन क्या आता है? रिलेशन। और रिलेशन को ही जब हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो आएगा हमारा फंक्शन। ठीक है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स सिलेबस। ठीक है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स सिलेबस। ठीक है, फॉर योर मैथमेटिकल स्टडीज। ओके, सो फंक्शन को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस चैप्टर को आपको थोड़ा ध्यान से और बहुत फोकस से आपको इसको समझना है, और बहुत आराम से समझना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम इस पे बात करने वाले पर्टिकुलरली, वो है इंट्रोडक्शन टू द एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, और इसमें हम स्टार्ट करेंगे विथ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, विथ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होती है? ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है कि मान लो हमारे पास कोई सेट्स है। ठीक है, मान लो कि हमने यहाँ पे a इज इक्वल्स टू सेट में कुछ एलिमेंट्स हमने लिए हुए हैं 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे मान लो अगर हमने सेट b में कुछ एलिमेंट्स लिए हुए a b एंड c। ठीक है, a b एंड c। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि अगर आप इन दो सेट्स के एलिमेंट का यूज करके, या फिर किसी भी एक सेट के एलिमेंट का यूज करके जब आप पेयर बनाते हो, ठीक है, इस तरीके से जब आप पेयर बनाते हो, जिसमें आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपने ए से लिया हुआ है, और जो फर्स्ट सेकंड एलिमेंट है वो आपने बी से लिया हुआ है, तो ये जो लिखने का तरीका है, ठीक है, ये जो लिखने का तरीका है, जिसमें आपने एलिमेंट्स को क्या लिखा हुआ है? एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या किया हुआ है? इसको एक प्रमुख ऑर्डर में या फिर विशेष क्रम में हमने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो लिखने का तरीका है ना, इसी को हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स, जहां पे हम एलिमेंट्स को एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, और वहां और जो एलिमेंट्स है, ठीक है, जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स है, वो किसी ना किसी सेट के क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, आप यहां पे चाहे, ठीक है, आप यहां पे चाहे तो किसी एक सेट के एलिमेंट्स का यूज करके भी आप ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। कि मान लो अगर आपने यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है, तो क्या ये ऑर्डर्ड पेयर होगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये भी ऑर्डर्ड पेयर होगा। क्यों ऑर्डर्ड पेयर होगा? क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया हुआ? यहाँ पे भी दो एलिमेंट्स को आपने एक विशेष क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है,
एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में लिखा हुआ है। और हमने क्या किया हुआ है, ये जो 1 एंड 2 है वो क्या है, किसी सेट के एलिमेंट्स है ना, 1 एंड 2 जो है वो क्या है, किसी सेट के एलिमेंट्स है, तो ये भी क्या हो गया हमारा ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर होने के लिए क्या है, किसी दो सेट के एलिमेंट्स ही यूज करना जरूरी नहीं है, आप किसी एक सेट के एलिमेंट्स का यूज करके भी ऑर्डर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या, आप जब किसी एलिमेंट्स को एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में लिखते हैं, एक विशेष क्रम में लिखते हैं, और उन्हें हम क्या करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं और पैरेंथेसिस में इंक्लोज करते हैं, तो इस जो तरीका है, ये जो वे है लिखने का, इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, मान लो कि जैसे हमने यहाँ पे अभी हमने इस जो एग्जांपल लिया था, इसमें हमने क्या किया कि फर्स्ट एलिमेंट जो हमने ए से लिया, सेकंड एलिमेंट जो हमने बी से लिया, कि मान लो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ए से लेता हूं, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो है मैं बी से लेता हूं, सेकंड एलिमेंट जो है मैं वो ए से लेता हूं, तो क्या ये भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। हाँ बिल्कुल, ये भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये भी क्या है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। क्या है, क्यों ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि एलिमेंट्स को जो है ना एक विशेष क्रम में लिखा हुआ है ना, एलिमेंट्स को जो हमने क्या किया हुआ है एक विशेष क्रम में लिखा हुआ है। यहाँ पे ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपको ए से ही लेना है या फिर सेकंड एलिमेंट जो है वो आपको बी से ही लेना है, बट अंडरलाइन when we are only talking about the ordered pairs, जब हम ordered pairs के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमेशा A से आना चाहिए या फिर सेकंड एलिमेंट जो है B से आना चाहिए। आप किसी भी क्रम में उसे लिख सकते हैं, बट आपका ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए। जब आप एलिमेंट्स को स्पेसिफाइड ऑर्डर में लिखते हैं तो ये जो लिखने का तरीका है, इस विशेष तरीके को, इस प्रमुख विशेष या फिर स्पेसिफाइड वे को हम कहते है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, देन यहां पे मान लो, ठीक है, कि ऑर्डर्ड पेयर्स जो है इक्वल कब होंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स जो है वो इक्वल कब होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम समझने के लिए हम लोग यहां पे इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स देखेंगे। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, व्हेन द ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी इक्वल। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स जो है कि मान लो अगर आपने यहां पे ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इक्वल्स टू आपने यहां पे ले रखा है ऑर्डर्ड पेयर 1 2। ठीक है, अगर मान लो आपने यहां पे ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इक्वल्स टू अपने ऑर्डर्ड पेयर यहां पे लिखा है 1 2, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है ये तभी इक्वल होते हैं जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होते हैं जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो समान हो, सेम हो। ठीक है, कि यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने ऑर्डर्ड पेयर यहां पे क्या लिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 1 2, तो ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होगा जब क्या होगा, यहां पे a इज इक्वल टू 1 होगा एंड b इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, जब यहां पे a का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 1 होगा एंड b का जो वैल्यू है क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो आपको बात क्या ध्यान में रखना है कि ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल तभी होते हैं जब क्या होता है, उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो इक्वल होता है। क्या होता है उनका, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो इक्वल होता है। जैसे यहां पे हमने देखा है कि a इज इक्वल टू, यहां पे a इज इक्वल टू 1 है, तो यहां पे इसको ऑर्डर्ड पेयर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, a का जो वैल्यू है 1 होना पड़ेगा और b का जो वैल्यू है कितना चाहिए, हमें 2 चाहिए। ठीक है, b का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसको अगर हम लिखे बाय डेफिनेशन तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, टू ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, टू ऑर्डर्ड, ठीक है, टू ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर सेड टू बी, ठीक है, आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल, ठीक है, इफ, ठीक है, इफ देयर, ठीक है, इफ देयर करस्पॉन्डिंग, ठीक है, इफ देयर करस्पॉन्डिंग, ठीक है, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, सो ऑर्डर्ड पेयर्स जो हमारे इक्वल कब होते हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे इक्वल कब होते हैं, व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, दैट इज, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, दैट इज, ठीक है, दैट इज ए ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी इक्वल्स टू if and only if, ठीक है, if and only if, this is called the by implication। ठीक है, if and only if a का जो वैल्यू है वो हमारा क्या होना चाहिए, c, और b का जो वैल्यू है हमारा वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, d, तो that is a is equals to c
एंड B इज इक्वल्स टू D, ठीक है, A इज इक्वल्स टू C एंड B इज इक्वल्स टू D। तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होते हैं? जब क्या होता है, उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इक्वल होता है। अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है तो ऑर्डर्ड पेयर्स को हम क्या कह सकते हैं? इक्वल कह सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल यहां पे मान लो कि यहां पे हमने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, द ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स 3 7 एंड 7 5, सॉरी 3 7 एंड 5 6 आर नॉट इक्वल, ठीक है, आर नॉट इक्वल, ठीक है, आर नॉट इक्वल। Why it is not equal? We can see here, यहां पे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, ठीक है, यहां पे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है यहां पे इक्वल नहीं है। 3 इज नॉट इक्वल्स टू 5, ठीक है, 3 जो है कैसा है? नॉट इक्वल्स टू 5 है। और यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 7 कैसा है? 7 इज नॉट इक्वल्स टू 6, ठीक है, 7 भी यहां पे कैसा है आपका? नॉट इक्वल्स टू 6, ठीक है। सो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे इक्वल कब होते हैं? जब क्या होते हैं? उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो सेम हो। जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं तभी उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इक्वल है, ठीक है। द नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप यहां पे कंसीडर करो, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर x, y इज इक्वल्स टू एंड, ठीक है, इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर 3, 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर 3, 5। तो इन ऑर्डर्ड पेयर को आप इक्वल कब बोलेंगे? ठीक है, कब ये इक्वल होगा? इफ एंड ओनली इफ जब x का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए? 3, x इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 3, एंड हमारा यहाँ पे y इज इक्वल्स टू y का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए? 5, ठीक है, y का जो वैल्यू है हमारा क्या होना चाहिए? 5। सो ऑन द कंक्लूजन हम क्या बोल सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर इज नथिंग बट अ वे ऑफ राइटिंग द elements of the two sets in the form of specified order, ठीक है, in the form of specified order separated by the commas and enclosed by the brackets, ठीक है, and enclosed by the brackets, ठीक है। तो ये जो लिखने का हमारा तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स को एक स्पेसिफाइड ऑर्डर देते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफाइड क्या करते हैं? क्रम देते हैं। इस तरीके को हमने क्या बोला हुआ है? ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, इसमें हमने क्या बोला हुआ है? ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। आप चाहे अगर आप मान लो कि आपने यहां पे a इज इक्वल्स टू 1 2 लिया हुआ है, ठीक है, और आपने यहाँ पे b इज इक्वल्स टू जो है आप यहाँ पे 3 1 ले रहे हैं, ठीक है, 3 4 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितने चाहे इसके ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हैं, जितने चाहे मतलब जितने पॉसिबल हो, ठीक है, जितने पॉसिबल हो आप यहाँ पे इसके ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हैं, ठीक है। कि मान लो जैसे हमने यहाँ पे 1 3 बना लिया है ना, आप देख सकते हैं कि 1 हमने a से लिया हुआ है, 3 हमने b से लिया हुआ है। आप इसी तरीके से यहाँ पे 1 4 भी बना सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे 2 3 भी बना सकते हैं एंड 2 4 भी बना सकते हैं। तो ये सारे पॉसिबल क्या हो गए? आपके ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। अगर a इज इक्वल्स टू 1 2 है और b इज इक्वल्स टू 3 4 है तो उसका ऑर्डर्ड पेयर हमारा कितना हो जाता है? 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। दीज आर द ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ a एंड b, ठीक है। देन ऑर्डर्ड पेयर्स को अगर हम आगे लेके चले, ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम देखेंगे अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है? लेट, ठीक है, लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B बी द, ठीक है, बी द टू, ठीक है, बी द टू नॉन एम्प्टी, बी द टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, बी द टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A of the sets, ठीक है, of the sets A and B, ठीक है, A and B is denoted by A cross B, ठीक है, is denoted by A cross B and is defined as set of, ठीक है, set of all the ordered pairs of set A
एंड बी, ठीक है, ऑफसेट ए एंड बी। इसी को अगर हम मैथमेटिकली लिखे तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसी को अगर हम मैथमेटिकली लिखे, ठीक है, मैथमेटिकली लिखे तो किस तरीके से लिखेंगे आप इसको, ठीक है, ऑर्डर्ड पे सॉरी ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए and B belongs to capital B, ठीक है, such that A belongs to capital A and B belongs to capital B, ठीक है। So this is a mathematical definition of the Cartesian product, ठीक है। तो जो Cartesian product मतलब क्या होता है, Cartesian product को हम क्या करते हैं, A क्रॉस B से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्या ध्यान में रखना है आपको कि Cartesian product को हम किससे डिनोट करते हैं, A क्रॉस B से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ A एंड B, ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ A एंड B। ए एंड बी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उनके समूह को, ठीक है, उनके समूहों को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स, ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स, ठीक है। तो यहां पे जो है आपको एक चीज ध्यान में रखना है, ठीक है, जब हमने ऑर्डर्ड पेयर्स हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपके कहा था कि ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते समय ऐसा जरूरी नहीं है कि एलिमेंट्स जो है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ए से ही होना चाहिए एंड सेकंड एलिमेंट जो है बी से ही होना चाहिए, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते समय आपको एक बात यहां पे ध्यान में रखना है कि अगर आपको A क्रॉस B बोला गया है, ठीक है, अगर आपको A क्रॉस B बोला गया है तो आपको ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका A से ही होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपका A से ही होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट जो है वो आपका किससे होना चाहिए, B से होना चाहिए। ये यहां पे नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है, ये क्या है, यहां पे नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते समय ऐसा कोई नेसेसरी नहीं होता है ना, जब आप ऑर्डर्ड पेयर्स अगर आपको बोलेंगे फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर्स, तो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते समय आपको ऐसा कुछ नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है ए से ही लेना है, सेकंड एलिमेंट जो है बी से ही लेना है। बट जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको ध्यान में रखना है कि अगर ए क्रॉस बी बोला गया है, अगर A क्रॉस B बोला गया है तो आप नोट करके रख लीजिए कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमेशा A से आएगा एंड सेकंड एलिमेंट जो है हमेशा B से आएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर B क्रॉस ले लिया, ठीक है, अगर हमने B क्रॉस A अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो क्या होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर AB सच दैट, अब यहां पे आप देखो, ठीक है, अब यहां पे आप देखो कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, इसको हम BA लिख देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, BA लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो B से आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है वो B से आ रहा है और सेकंड एलिमेंट जो है क्या है, A से आ रहा है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, B बिलोंग्स टू B एंड क्या लिखेंगे, A बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है, B बिलोंग्स टू B एंड A बिलोंग्स टू कैपिटल A। सो वी कैन सी यहां पे क्या ध्यान में रखना है कि अगर A क्रॉस B है तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपका A से आएगा, सेकंड एलिमेंट जो है वो आपका B से आएगा, और अगर B क्रॉस A है तो क्या ध्यान में रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा B से आएगा और सेकंड एलिमेंट जो है हमारा A से आएगा, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द गिवन सेट, ठीक है, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स है उनके समूह को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स, ठीक है। मान लो, ठीक है, मान लो अगर हमने यहाँ पे A इज इक्वल्स टू, ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 कि लेट, मान लो A इज इक्वल्स टू, अगर हमने यहाँ पे 1 2 3 ले रखा है, ठीक है, A इज इक्वल्स टू हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, 1 2 3 ले रखा है, ठीक है, और मान लो कि अगर हमने यहाँ पे B इज इक्वल्स टू जो है यहाँ पे 4 5 ले रखा है, ठीक है, क्या लिया है हमने यहाँ पे B इज इक्वल्स टू 4 5, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाए कि फाइंड द A क्रॉस B, ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि फाइंड द A क्रॉस B तो आप क्या करेंगे, ठीक है, इन सेट्स का, इन A एंड B का जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा। अब ये ऑर्डर्ड पेयर लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे तो इसका तरीका क्या होता है, तो पहले आपको क्या करना है, A का फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करना है और A का फर्स्ट एलिमेंट की पेयर्स जो है B के एलिमेंट्स के साथ बनाना है, ठीक है। देन
आपको ए का सेकंड एलिमेंट कंसीडर करना है, उसकी पेयर्स जो है ऑर्डर्ड पेयर जो है आपको बी के एलिमेंट के साथ बनानी है। देन बी के सारे एलिमेंट कवर हो जाने के बाद आपको फिर से ए के ऊपर आना है, ए का थर्ड एलिमेंट कंसीडर करना है। ए का थर्ड एलिमेंट कंसीडर करने के बाद आप क्या करेंगे, उसकी पेयर्स बनाएंगे बी के सारे एलिमेंट के साथ, और इसी तरीके से आपको कंटिन्यू करना है जब तक ए के जो सारे एलिमेंट्स है वो कवर ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट सॉरी ऑर्डर्ड पेयर जो हम कैसे बनाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट है हमारा 1, तो आप कैसे लिखेंगे 1, बी का जो एलिमेंट है वो है 4, ठीक है 1 4, ठीक है। देन सेकंड आएगा हमारा 1 5, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा जो ए का एलिमेंट है वो 2, आप देख सकते हैं यहाँ पे बी के जो दोनों एलिमेंट्स है वो यहाँ पे कवर हो चुके हैं। देन हम क्या करेंगे, ए का सेकंड एलिमेंट, तो ए का सेकंड एलिमेंट क्या है हमारे पास 2 है, बी का एलिमेंट क्या है 4 2 4, देन क्या हो जाएगा हमारा 2 5, ठीक है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का एलिमेंट जो है कवर हो गया। देन हम ए का थर्ड एलिमेंट इज 3, तो आप कैसे लिखेंगे थर्ड एलिमेंट, ठीक है, थर्ड एलिमेंट कैसे लिखेंगे 3, 4 एंड 3, 5, ठीक है 3, 5। सो यू कैन सी A क्रॉस B इज अ सेट ऑफ all the possible ordered pairs of set A and B, ठीक है। तो इसी को अगर आप B क्रॉस A लिखना चाहे, ठीक है, इसी को अगर आप B क्रॉस A अगर लिखना चाहे, ठीक है, बी क्रॉस ए अगर आप फाइंड आउट करना चाहे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ठीक है, अब यहां पे जो लिखने का वे है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो कहां से लेना है, बी से लेना है, और सेकंड एलिमेंट हमें कहां से लेना है, ए से लेना है। तो यहां पे आप देखेंगे बी का फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा 4 है, तो आपका आ जाएगा 4, और यहां पे ए का फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है 1 है, ठीक है। देन यहां पे देखिए बी का फर्स्ट एलिमेंट तो आपका 4 ही रहेगा, ए का सेकंड एलिमेंट जो है हमारा 2 है, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखें बी का जो फर्स्ट एलिमेंट है 4 ही रहेगा, और ए का जो थर्ड एलिमेंट है वो हमारा क्या है 3 है, ठीक है। देन सिमिलरली यहाँ पे आप देखो बी का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कवर हो गया। देन बी का सेकंड एलिमेंट जो है वो हमारा 5 है, सो ए का फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है 1 है। देन बी का फर्स्ट सेकंड एलिमेंट इज 5, ठीक है, और ए का हमारा सेकंड एलिमेंट क्या है 2 है। वैसे ही हमारा बी का जो सेकंड एलिमेंट है वो 5 है, और बी का जो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट है वो क्या है 5 3, ठीक है, क्या है आपका 5 3, ठीक है। तो इन दोनों एग्जांपल्स के ऊपर से, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, तो इन दोनों से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बी क्रॉस ए, सॉरी यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, है ना। इसके ऊपर से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी दिख रहा है क्या आपको सेट, ये जो दोनों सेट्स है दिख रहे हैं ना, इस सेट्स ए क्रॉस बी में कौन से एलिमेंट्स है 1 4 1 5 2 4 2 5, और बी क्रॉस ए में कौन से एलिमेंट्स है 4 1 4 2 4 3 एंड 5 1। तो ये इक्वल होंगे क्या, नहीं, हमने इक्वल सेट्स पढ़ा था। इक्वल सेट क्या होता है, व्हेन all the elements of the two sets are equal, या फिर exact, when the two sets have the exact element then such a sets are called as a equal set। but यहाँ पे आपको ये equal दिख रहे हैं क्या, नहीं है, तो obviously ये हमारा क्या हो जाएगा, a क्रॉस b is not equals to b क्रॉस a। इसको हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हैं, ठीक है, हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हैं कि a क्रॉस b is not equals to b क्रॉस a when यहाँ पे क्या है, दो सेट्स हमने लिए थे, वो दोनों सेट्स हमारे कैसे डिस्टिंक्ट है, ठीक है, if, ठीक है, if a is not equals to b, a is not equals to b, तो आप देख सकते हैं कि a क्रॉस b जो है is not equals to क्या है, b क्रॉस है, कब, when a is not equals to b, so that is, ठीक है, that is, इसी के ऊपर से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या होगा, a क्रॉस b is equals to what, b क्रॉस a if and only if, ठीक है, if and only if when a is equals to b, if and only if when a is equals to b। अगर a is equals to b है तभी क्या होगा, a क्रॉस b is equals to b क्रॉस a, ठीक है। एक बात और यहाँ पे आपको नोट करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि भले ही, ठीक है, भले ही ये सेट्स जो है वो नॉट इक्वल है, ठीक है, ये सेट्स जो है a क्रॉस b का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, और b क्रॉस a कार्टेशियन प्रोडक्ट भले ही नॉट इक्वल हो, बट इनका जो ऑर्डर है वो सेम होता है, ठीक है, इनका जो ऑर्डर है वो क्या है, यहाँ पे सेम है। आप देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे भी कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो a क्रॉस b जो है वो नॉट इक्वल्स टू क्या है, b क्रॉस a है, बट उनका ऑर्डर्ड जो है वो क्या है, हमारा सेम है, ठीक है। एक बात और हमें यहाँ पे नोट करनी है, ये जो हमने a क्रॉस b लिखा हुआ है, ठीक है, a क्रॉस b हमने जिस सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। हमारे पास दो फॉर्म्स थे, कौन से फॉर्म्स थे, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट हमारा क्या फॉर्म था,
सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, ये क्या है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स जो है कैसे लिखते हैं, ठीक है। देन हमने यहाँ पे क्या देखा कि ए क्रॉस बी, और अगर हम बी क्रॉस ए करें तो दोनों भी सेट्स हमें कैसे मिलते हैं, नॉट इक्वल मिलते हैं। और इक्वालिटी कब पॉसिबल है, व्हेन द टू सेट्स आर इक्वल। अगर दो सेट्स इक्वल है तो आपको क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। देन यहाँ पे सेकंड ऑब्जर्वेशन अगर हमारा है इफ, ठीक है, इफ A इज इक्वल टू बी, अगर दो सेट्स जो है वो इक्वल, ठीक है, अगर दो सेट्स जो है वो इक्वल हो तो क्या होगा, ठीक है। इफ A इज इक्वल टू बी, ठीक है, देन, ठीक है, देन A क्रॉस B इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, A क्रॉस ए, बिकॉज A इज इक्वल टू ई क्या है, B है, और यहाँ पे A इज इक्वल टू ई क्या है, B है। और यहाँ पे इसको आप कैसे नोट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, ordered pair A, B such that A belongs to capital A and B belongs to capital A. Why? Because A is equals to ही क्या है हमारा B है, ठीक है। एंड जो A क्रॉस A है, ठीक है, एंड A क्रॉस A को जो हम लोग A स्क्वायर से डिनोट करते हैं, एंड, ठीक है, एंड A क्रॉस A इज इक्वल्स टू व्हाट, A स्क्वायर, ठीक है। A क्रॉस A इज इक्वल्स टू हम क्या करते हैं, A स्क्वायर नोट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देन थर्ड हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, इफ, ठीक है, इफ A and B are finite sets, ठीक है। If A and B are finite sets, कि मान लो कि अगर दो सेट्स जो है वो इक्वल है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। If A and B are finite sets, then order of A क्रॉस B, ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ, सॉरी, इज इक्वल टू यहाँ पे होता है ऑर्डर ऑफ A क्रॉस ऑर्डर ऑफ B, ठीक है, ऑर्डर ऑफ A क्रॉस ऑर्डर ऑफ B, ठीक है। तो इसे समझने के लिए हम इसी एग्जांपल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B हमारे पास कितना है, ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B यहाँ पे कितना है, 6, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B हमारे पास कितना है, 6 है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 6, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ A हमारे पास कितना है, ऑर्डर ऑफ A जो है हमारे पास 3 है, एंड ऑर्डर ऑफ B जो है हमारे पास कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऑर्डर ऑफ A इंटू ऑर्डर ऑफ B करें, ठीक है, ऑर्डर ऑफ A इंटू अगर आप ऑर्डर ऑफ B करें तो ऑर्डर ऑफ A हमारे पास कितना है, 3, ऑर्डर ऑफ B हमारे पास कितना है, 2, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 इंटू 2, और 3 इंटू अगर 2 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ A इंटू ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू यहाँ पे आपको मिलेगा 6। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दोनों टर्म्स है वो इक्वल है, ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ A into order of B, ठीक है। So this term is verified that if A and B are the finite sets, then order of A cross B is equals to क्या होता है स्टूडेंट्स, order of A into order of B, ठीक है ना। Then, ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, if, ठीक है, if A and B, ठीक है, if A और B, ठीक है, A और B are infinite sets, ठीक है, are infinite sets, ठीक है, infinite sets, then, ठीक है, then A क्रॉस B, ठीक है, then A क्रॉस B is also, ठीक है, is also इनफाइनाइट सेट, ठीक है, इज आल्सो इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अगर A और B दोनों में से कोई भी जो है हमारा अगर इनफाइनाइट सेट होता है तो जब वहां पे आप ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे तो वो भी इनफाइनाइट बनेंगे ना। दोनों में से अगर मान लो दोनों भी सेट इनफाइनाइट है, अगर आपके दोनों भी सेट इनफाइनाइट है या तो फिर दोनों में से कोई भी एक सेट जो है इनफाइनाइट है, जब आप उनके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे सो देयर विल बी अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। सो इफ A एंड B आर इनफाइनाइट सेट्स देन उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है, वो भी हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, इफ, ठीक है, इफ A और B, ठीक है, इफ A और B इज नल सेट, ठीक है, इफ A और B इज अ नल सेट। नल सेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एम्प्टी सेट, है ना, ठीक है ना। नल सेट का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। सो मान लो कि अगर इसमें से दोनों सेट्स में से कोई भी सेट जो है हमारा एम्प्टी है, अगर दोनों सेट में से कोई भी सेट अगर एम्प्टी है तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, देन, ठीक है, देन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू एम्प्टी, ठीक है, देन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू एम्प्टी होगा। क्यों एम्प्टी होगा, कि सपोज करके चलो कि यहां पे अगर आपने A इज इक्वल्स टू ले रखा है 1 2 3, ठीक है, A इज इक्वल्स टू अगर आपने ले रखा है 1 2 3 और यहां पे अगर आपने B जो है वो एम्प्टी लिया है, मतलब कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, तो यहां पे ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी,
कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट व्हाट? इट इज अ सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या? इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है? तो यहां पे अगर B जो है आपका एम्प्टी है तो यहां पे ऑर्डर्ड पेयर बनेगा क्या? नहीं बनेगा, है ना? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि B के अंदर जो है कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर B के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसके एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर लिखते समय हमने क्या बोला था कि आपको क्या करना होता है? एलिमेंट्स की पेयर बनानी होती है, ठीक है? एक विशेष क्रम में एलिमेंट्स की पेयर बनानी होती है, और अगर यहां पे एलिमेंट ही नहीं है तो उसका पेयर ही नहीं बनेगा, और पेयर ही नहीं बनेगा तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोल ही नहीं सकते। और अगर वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो वो A क्रॉस B में नहीं रहेगा, बिकॉज A क्रॉस B क्या है? हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, विच इज अ सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द गिवन सेट। सो ऑब्वियसली अगर A और B जो है वो इसमें से कोई भी सेट जो है नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, तो आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी कैसा होगा? एम्प्टी होगा। वो भी कैसा होगा? हमारा एम्प्टी होगा। देन हमारा थर्ड नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, ठीक है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट, ठीक है? अभी तक जो भी हमने इंफॉर्मेशन देखा है या फिर अभी तक हमने जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में देखा है, इट इज अबाउट द 2 सेट्स। किसके बारे में देखा है हमने? 2 सेट्स के बारे में देखा है। तो क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स पॉसिबल है? 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हम लिख सकते हैं? ठीक है, लिख सकते हैं। जैसे हम 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते हैं, उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। तो इसका अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें तो ये इस तरीके से होगा, A क्रॉस B, इफ, ठीक है? इफ A बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है? B बिलोंग्स टू कैपिटल B है, एंड अगर C बिलोंग्स टू कैपिटल C है, ठीक है? C बिलोंग्स टू कैपिटल C है, देन, ठीक है, देन A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू यहां पे होगा A कॉमा B कॉमा C, ठीक है? सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल B एंड C बिलोंग्स टू कैपिटल C, ठीक है? एंड C बिलोंग्स टू कैपिटल C। और यहां पे ये जो पेयर है, ठीक है, ये जो 3 एलिमेंट्स का पेयर होता है, इसे कहा जाता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है? इसे क्या कहा जाता है? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है? यहां पे लिख रहा हूं मैं ऑर्डर्ड, ठीक है? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है? ये जो 3 एलिमेंट्स का हमने पेयर बनाया हुआ है, इसे क्या कहा जाता है? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है? तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स इज पॉसिबल, ठीक है? वी कैन राइट द कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर द 3 सेट्स।